कर लेते हैं। दो चीज़ें आता है, एक क्षरण और एक भरण, लीकेज और इंजेक्शन। देखिए क्षरण का मतलब है लीकेज हो जाना, मतलब कोई भी चीज़ जैसे पाइप से पानी निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं लीकेज हो जाना। ठीक उसी तरह जब अर्थव्यवस्था से मुद्रा बाहर हो जाए तो उसको हम क्षरण कहते हैं। अर्थव्यवस्था से मुद्रा बाहर कैसे होती है? देखिए जैसे हमने अभी देखा था चक्रीय प्रभाव में कि मुद्रा का एक प्रभाव है, चक्रीय प्रभाव है, उस प्रभाव से, उस चक्र से अगर मुद्रा बाहर हो जाए किसी भी वजह से तो उसको क्षरण कहा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपने क्या किया, पैसे को बचाने लग गए और आप उसको रखने लग गए बिना वित्तीय बाजार के, मतलब कि आप उसको पैसे घर में जाके रखने लग गए तो क्या होगा, वो क्षरण हो जाएगा क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में है नहीं पैसा। ठीक उसी तरह से अगर आप आयात कर दें तो वो भी क्षरण हो जाएगा, या आप कर लगा दें तो कर लगाने से भी वो पैसा क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा, किसी व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट के पास जाके रह जाएगा तो वो भी अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा, तो वो भी क्षरण का पार्ट है। और भी तरह से क्षरण हो सकता है, जैसे कि रिजर्व कर लेना। रिजर्व मतलब कि आप कुछ पैसे को एक कहेंगे कि हाँ हम इसको बाद में खर्च करेंगे, तो उस तरह से रख लेना, वो भी क्षरण का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है भरण। भरण सिर्फ उसका उल्टा है, जो भी हमने पढ़ा था क्षरण का उल्टा भरण है। भरण का मतलब है कि आप अर्थव्यवस्था में पैसे को डाल रहे हो, मुद्रा को अर्थव्यवस्था में डाल रहे हो, कैसे चक्रीय प्रभाव में शामिल कर रहे हो। भरण से अभिप्राय चक्रीय प्रभाव में आय के आने से होता है। किस प्रकार हम चक्रीय प्रभाव में आय का और बढ़ा सकते हैं? जब परिवार और फर्म वित्तीय संस्थानों जैसे बाहरी स्रोतों से मुद्रा उधार लेती हैं तो उसे आय बढ़ उससे ऐसी अतिरिक्त आय एकदम व्यय नहीं होता, अतः भरण आय के प्रभाव को बढ़ा देती है। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, आसान शब्दों में समझो कि आप अगर मुद्रा अर्थव्यवस्था में डाल रहे हो तो उसको भरण कहते हैं। ठीक है, अब मुद्रा कैसे आएगा अर्थव्यवस्था में? कोई निवेशक निवेश कर देगा तो मुद्रा आ जाएगी। ठीक है, सरकारी व्यय हो जाएगा तो भी मुद्रा आएगी। निर्यात होगा उसके बदले क्या होगा, मुद्रा आएगी, पैसे मिलेंगे। वस्तु और सेवाओं को अगर हम बाहर निर्यात करें उसके बदले पैसे मिले, जो भी रीजन की वजह से मुद्रा आपकी अर्थव्यवस्था में आए उस सबके सब रीजन क्या कहलाएंगे, भरण कहलाएंगे। ठीक है, भरण मतलब भरना, चरण मतलब खाली हो जाना। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दो चीज़ें हैं, साधन आय और हस्तांतरण आय। साधन आय क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसलिए एक बार आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखिए साधन आय मतलब जो भी साधन है, साधन क्या क्या होती है, उत्पादन के साधन क्या क्या होती है, उत्पादन की चार मुख्यतः साधन होती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये चार साधन है। इन चारों साधनों से जो आय अर्जित की जाए उसको साधन आय कहते हैं। ठीक है, इन चार साधनों से क्या मिलता है, भूमि जिसके पास है वो क्या करेगा, उसको जो पैसे मिलेंगे वो उसको मिलेगा। भूमि को क्या मिलता है, हाँ भूमि को मिलता है किराया। श्रम जो श्रम लगाता है, जो मेहनत करता है, मतलब जो मजदूर वर्ग है या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम करते हैं उसको क्या मजदूरी या वेतन मिला जाएगा। जो पूंजी लगाएगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा ब्याज। और जो उद्यम है उसको क्या मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी साधन हैं उन साधनों को इस द्वारा आय अर्जित की जा रही है उसको साधन आय कहेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो भी है उसको हस्तांतरण आय कहते हैं। जैसे कि हस्तांतरण आय का मतलब है कि अपने इनकम या इनकम को, अपना इनकम किसी और को दे देना, अपना आय किसी ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर इनकम का मतलब ये कि एक आय दूसरे आय, अपना आय किसी और को दे देना। हस्तांतरण आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो कि बदले में कोई भी उत्पादक सेवा प्रदान किए बिना ही प्राप्त होती है। मतलब इस आय को अर्जित करने के लिए आपको कोई सेवा नहीं देना पड़ता है, वस्तु नहीं देनी पड़ती, ये आपको फ्री में मिल जाता है। अभी ऊपर वाले हमने देखा कि इन आय को प्राप्त करने के लिए आपको सेवा साधन सेवाएं को के लिए साधन सेवाएं देनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप आपके पापा से मिला हुआ आपकी पॉकेट मनी, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ा नहीं, फ्री में मिल गया। ठीक, मतलब बिना साधन वो साधन सेवाएं दिए हुए आपको जो आय मिल जाए उसको बोला गया है हस्तांतरण आय। ठीक है, जैसे वृद्धा पेंशन फ्री में मिलता है, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, जेब खर्चे इत्यादि, ये सब क्या मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक, तो ये सब साधन आय होता है। ध्यान, साधन आय नहीं हस्तांतरण आय होता है। ध्यान रखिए जो भी साधन आय नहीं होगा वो सबके सब हस्तांतरण आय ही होगा। हस्तांतरण आय में विशेषता ये है कि ये इस बिना आपको सेवा, आप किसी को बिना सेवा दिए हुए आपको आपको वो आय मिल जाती है। ठीक है, जैसे आपने गरीबों को खाना खिला दिया तो गरीबों ने उसके बदले आपको कुछ किया नहीं दिया, आपने उसको फ्री में खाना खिला दिया। जो फ्री वाली चीज़ है ना उस सब के सब ट्रांसफर इनकम्स होती है। ठीक, देखिए एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं दोनों में। ये हमने अभी भी देखा था, ये इसमें क्या कि जो भी आपके उत्पादक
साधन थे, जो भी साधन थे, उसके बदले जो आय अर्जित किया आपने, मतलब जो भी आपने मेहनत से कमाया, वो सब के सब कहाँ इंक्लूड किया जाएगा? साधन आय में। इसमें हस्तांतरण में मतलब है कि आप बिना कोई सेवा दिए या वस्तु दिए आपने आय अर्जित कर ली, तो वो क्या हो गया? हस्तांतरण आय हो गया। तो दूसरी दूसरा पॉइंट है, यह राष्ट्रीय आय में या घरेलू आय की सीमा में काउंट होता है, मतलब जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इसको शामिल करेंगे और इसको नहीं करेंगे। ठीक है, यह अर्जित आय अवधारणा है या संप्राप्ति अवधारणा है, मतलब ये आय अर्जित करता है तो और ये संप्राप्ति है, मतलब ये प्राप्त किया जाता है। यह उत्पादन उत्पादन के संसाधनों, मतलब ये हमने डिस्कस कर लिया, इन सब पे बेस्ड है, ये नहीं है, और ये एग्जाम्पल भी हमने पहले ही कर लिया। ठीक, आगे चले, आगे देखते हैं कि वस्तु कितनी प्रकार की होती है। देखिए, वस्तु आपके सिलेबस, वस्तु बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में मुख्यतः 4 प्रकार की वस्तु दी गई है। एक है उपभोग वस्तु, एक है पूंजीगत वस्तु, एक है अंतिम वस्तु और एक है मध्यवर्ती वस्तु। हम इन चारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंतिम वस्तु। देखो, अंतिम वस्तु को 2 श्रेणी में बांटा गया है, एक होता है उपभोग वस्तु और एक होता है पूंजीगत वस्तु। पहले अंतिम वस्तु होती क्या वो समझ लीजिए, फिर हम देखिए वो सारी वस्तु जिसका अंतिम उपभोग किया जाए। अंतिम उपभोग का मतलब है उसको दोबारा बेचा नहीं जाएगा, उसको दोबारा दोबारा हम बेचेंगे नहीं, उसको यूज कर लेंगे, उसका उपयोग करेंगे। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो जाता है, मतलब अब उसका उत्पादन नहीं होगा, उसमें आगे वैल्यू नहीं जुड़ेगी, उसको तो ऐसे वस्तुओं को बोला गया है अंतिम वस्तु। कोई भी चीज़ तैयार हो जाए, पूरी तरह से तैयार हो गया है यूज करने के लिए और उसको दोबारा हम बेचेंगे नहीं, तो वो सब अंतिम वस्तु हो जाती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक होता है उपभोग वस्तु और एक होता है पूंजीगत वस्तु, जिसको उत्पादक वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, देखिए उपभोग वस्तु का क्या अर्थ है? उपभोग वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को सीधे संतुष्ट करती है। मतलब वो सारी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर दे या उसकी इच्छाओं को संतुष्ट कर दे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? उपभोग वस्तु। जैसे कि रोटी, मक्खन, कमीज, सब के सब क्या है? उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये उपभोग वस्तु कहलाएगी। ठीक है, उपभोग वस्तु की भी कई कैटेगरी होती है, मुख्यतः 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु और सेवाएं। टिकाऊ वस्तु मतलब ये बहुत सालों तक चलती रहती है बिना कोई रोक टोक के, जैसे टीवी, फ्रिज, ठीक है, बहुत समय तक। अर्ध टिकाऊ उससे कम चलता है, मतलब कि जैसे कपड़े, जूते, इस तरह की वस्तुएं को अर्ध टिकाऊ कहा गया। गैर टिकाऊ जो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, 1-2 दिन में खत्म क्या हो जाएगा? दूध, मक्खन, इस तरह से वस्तुएं जो होती है, पेपर, ये सब क्या है? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। उसके बाद सेवाएं। सेवाएं मतलब जो दिखता नहीं है, जिसको सिर्फ हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया, कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप जितने भी चीज़ें लेते हो वो सब सेवाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु का मतलब है, पूंजीगत वस्तु वो अंतिम वस्तुएं हैं जो दूसरे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती है। ठीक है, जैसे कि ऐसे वस्तुएं जो क्या करें? उत्पादक को मदद करे और भी वस्तु बनाने में, ऐसे वस्तु को क्या बोला गया है? पूंजीगत वस्तुएं बोला गया है। ठीक है, जैसे कि मशीन, मशीन क्या करेगा? हेल्प करेगा दूसरे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने में। जैसे कि एक गन्ने के जूस वाले के पास एक गन्ने की जूस की मशीन है, तो वो गन्ने का जूस कैसे बेचेगा? किसकी हेल्प से? गन्ने की जूस, गन्ने वाले के जूस बनाने वाली मशीन की हेल्प से ही बेचेगा। ठीक है, एक कुरकुरा बनाने वाले फैक्ट्री के पास क्या है? बड़े बड़े प्लांट्स हैं, मशीनरी है, वो क्या है? उत्पादक वस्तुएं। क्यों? उसी की हेल्प से, उसी की मदद से उत्पादक उत्पादन कर पाता है। ठीक है, अभी हमने 3 तरह की वस्तु देख लिया, अब एक बच गया अंतिम, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या है? देखिए, मध्यवर्ती वस्तु का अर्थ, मध्यवर्ती वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो या तो उसी वर्ष पुनः बिक्री या फिर आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब या तो उसका पुनः बिक्री कर दो या उसको दोबारा उत्पादन के लिए यूज कर लो, एक और नई वस्तु बनाने के लिए उसको यूज कर लो एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे कि आप, मैं बात करता हूँ, बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए। तो आटा जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा जब आप बिस्किट बनाओगे। या फिर कोई भी वस्तु आपने एक जगह से लिया दूसरी जगह बेच दिया, तो भी वो वस्तु क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। लेकिन अंतिम वस्तु में ऐसा नहीं है, उसको आप दोबारा नहीं बेच सकते। ठीक है, और हाँ, इससे भी वस्तु बनाई जा सकती है, जैसे कि उत्पादक वस्तु थी उससे वस्तु बनाई जा सकती है, पूंजीगत वस्तुएं जो थी उससे वस्तु बनाई जा सकती है, लेकिन इसको हम दोबारा बेचते नहीं हैं।
ठीक है। यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों में सम्मिलित होती है। हमेशा याद रखना कि जब भी राष्ट्रीय आय आप निकालो तो सिर्फ अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्यों को नहीं जोड़ा जाता है। इसकी प्रत्यक्ष मांग होती है और क्योंकि यह इच्छाओं को सीधे संतुष्ट करती है। ठीक है, हमेशा इच्छाओं को कौन संतुष्ट करता है? अंतिम वस्तु संतुष्ट करती है। मध्यवर्ती वस्तु की मदद से अंतिम वस्तु बनाई जाती है। यह अपने अंतिम उपयोगिताओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है तथा इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती, और इसके मूल्य में हम वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि इसको दोबारा हम बेच सकते हैं, तो इसके मूल्य में वृद्धि हो सकती है और इसमें इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ये था आपका अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु। और अंतिम वस्तु के दो प्रकार होते हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, वो भी हमने देख लिया। देखिए अब एक बार और हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती क्या वस्तु क्या होती है, और यही दोनों वस्तु को हम अंतिम वस्तु कहते हैं, है ना। ठीक है, देखिए यदि परिवार द्वारा कोई चीज़ खरीदी जाए तो वो क्या होगी? वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। ठीक है ना, सॉरी उपभोग वस्तु हो जाएगी, अंतिम वस्तु तो है उपभोग वस्तु हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ किसके द्वारा खरीदी जाए? जो उत्पादक द्वारा खरीदी जाए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? पूंजीगत वस्तु कहेंगे। और मध्यवर्ती वस्तु भी उत्पादक खरीद सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? उसको बेचेगा या फिर उसकी मदद, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके, कच्चे माल के रूप में उपयोग करके एक नया वस्तु बना देगा। इसमें कच्चा माल की तरह इसको उपयोग नहीं करेगा, इसमें इसको कच्चे माल की तरह उपयोग करेगा। ठीक है, यानी उस वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यहाँ पे उस वस्तु का अस्तित्व खत्म नहीं होता। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु दोनों उत्पादक ही लेते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसका अस्तित्व नहीं खत्म होता और इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है जब नया वस्तु बना देते हैं तो। ठीक है, कपड़ा, अगर अगर कोई उत्पाद घर में यूज करने के लिए, घर में कोई पहनने के लिए ले रहा है तो क्या होगा? उपभोग वस्तु हो जाएंगी। अगर उसको क्या कर रहे हैं, लेखा वर्ष के अंत में जो भी, देखिए एक चीज़ और है, जो भी आप स्टॉक बच जाता है मतलब पूरे साल उत्पादन किया और जो बच गया और वो नया जब साल में हम रिकॉर्ड करते हैं तो पूंजीगत वस्तु मान लेते हैं। लेकिन अगर बीच में ही उसका सेल कर दिया, बेच दिया गया, तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है। ठीक है, चीनी के साथ भी वही है, सबके साथ वही है, एक एग्जाम्पल था छोटा सा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने पूरा थ्योरी कवर कर लिया इस चैप्टर का।